आज सुनिए वरिष्ठ प्रवासी साहित्यकार श्री तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी टेलीफोन लाइन। एक बेहद रोचक कहानी जो शुरू से अंत तक आपको बांधे रखेगी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। टेलीफोन की घंटी फिर बज रही है। अवतार सिंह टेलीफोन की ओर देख रहा है, सोच रहा है कि फ़ोन उठाए या नहीं। आजकल जंक फ़ोन बहुत आने लगे हैं। लगता है जैसे कि पूरी दुनिया के लोगों को बस दो ही काम रह गए हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदना या फिर घर की नई खिड़कियां लगवाना। अवतार सिंह को फ़ोन उठाते हुए कोफ्त सी होने लगती है। सवाल एक से ही होते हैं। हम आपके इलाके में खिड़कियां लगा रहे हैं, क्या आप डबल ग्लेजिंग करवाना चाहेंगे? या फिर सर, क्या आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना है? सर, हमारे पास एकदम नई स्कीम है। दरअसल ये कोई सेल्स कॉल है ही नहीं, हमारे कंप्यूटर ने आपका नाम सुझाया है। राइट? आपको फ़ोन एकदम फ्री मिलेगा। राइट? डू यू नॉट हैव टू पे इवन ए पेनी फॉर द फ़ोन? यार, बिल तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। एक दिन तो एक ने कमाल ही कर दिया। अवतार सिंह का नाम सुनकर बोला, अंकल जी, मैं दिल्ली तो टोनी बोल रहा। हाँ अंकल जी, प्लीज़ फ़ोन ले लीजिए ना, मेरा टारगेट नहीं हो पा रहा, प्लीज़। अवतार ने फिर टेलीफोन की तरफ देखा। प्रतीक्षा कर रहा है कि आंसरिंग मशीन चालू हो जाए तो बोलने वाले की आवाज़ सुनकर ही तय करेगा कि फ़ोन उठाना है या नहीं। किसी ज़माने में पिंकी के फ़ोन की कितनी शिद्दत से प्रतीक्षा होती थी। फिर पिंकी का फ़ोन और उसका फ़ोन एक हो गए थे। पिंकी अपने पिता का घर छोड़कर अवतार के पास आकर उसकी पत्नी बनकर रहने लगी थी। कुछ साल तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर जैसे उनके संबंधों के नीचे से ज़मीन भुरभुरी होती चली गई। फ़ोन जरूर किसी सेल्स वाले का ही होगा, संदेश नहीं छोड़ रहा। पिंकी भी बिना कोई संदेश छोड़े उसे अकेला छोड़ गई थी। पिंकी के इस तरह उसके जीवन से निकल जाने ने अवतार के व्यक्तित्व पर बहुत गहरे निशान छोड़े हैं। उसे आज तक समझ ही नहीं आया कि कमी कहाँ रह गई। क्या हालात सचमुच इतने बिगड़ गए थे कि पिंकी को घर छोड़कर जाना पड़ा? पिंकी अवतार को छोड़कर उसके दोस्त अनवर के साथ भाग गई। सुना है आजकल तो पूरा बुर्का पहनकर घर से निकलती है। अवतार हैरान भी है और परेशान भी। पिंकी के भागने से अवतार को बहुत से नुकसान हुए हैं। पहले तो दोस्ती पर से विश्वास उठ गया है, फिर मुसलमानों के विरुद्ध उसके मन में गांठ और पक्की हो गई है। हालांकि कसूर पिंकी का भी उतना ही था जितना कि अनवर का। पिंकी मुसलमानों के विरुद्ध कितनी बातें किया करती थी। वो तो बुर्का पहनने वाली औरतों को बंद गोभी तक कहा करती थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो स्वयं औरत न रहकर बंद गोभी बनने को तैयार हो गई? अनवर जब लंदन आया था तो उसका पहला दोस्त अवतार ही बना था। अनवर मिघयाणे का रहने वाला था। जगह का नाम सुनते ही अवतार की आंखें नम हो आईं। उसके अपने माता पिता हमेशा ही झंग की बातें करते थे। झंग और मिघयाड़ा तो जैसे जुड़वा शहर थे। अनवर की बोली भी अवतार के माता पिता की बोली से कितनी मिलती जुलती थी। अनवर जब बोलता तो अवतार बस सुनता रहता। अनवर हीर बहुत मीठी गाता था। हीर के मकबरे की बात करता अनवर अपनी आंखों में पानी ले आता। हीर माई की बातें और तख्त हज़ारे का रांझा, दोनों दोस्त ख्यालों के सागर में नहाते रहते। और फिर एक दिन हो गई थी अवतार की शादी और अनवर को भी घर का खाना मिलने लगा था। वरना तो दोनों दोस्त हंसलों के ढाबे नुमा रेस्टोरेंट की कमाई बढ़ाने का काम करते रहते थे। तीनों इकट्ठे फिल्में देखने जाते थे। आखिरी फिल्म बॉर्डर ही देखी थी तीनों ने, और पिंकी घर की सीमा पार कर उस पार चली गई थी। अब तो संदेशे भी नहीं आते, बस कभी कभी कोई समाचार आ जाता है। जब अवतार का कोई दोस्त सायरा को साउथ हॉल या ईलिंग रोड की मुख्य सड़कों पर खरीदारी करते देख लेता है तो चुटकी लेते हुए अवतार को बताता ज़रूर है। पिंकी को सायरा बानू नाम भी पसंद था और इस नाम की फिल्मी हीरोइन भी बहुत सुंदर लगती थी। उसने कई बार अवतार से कहा भी था, मैं किहा जी, मैं अपना नाम सायरा बानू रख लवां, कितना प्यारा नाम लगता है। शायद यही नाम रखने के लिए ही वो मुसलमान हो गई। फ़ोन फिर बजने लगा।
बेध्यानी में उसने फ़ोन उठा भी लिया। फ़ोन श्रीवास्तव जी का है। अवतार समझ गया कि 40-45 मिनट का नुस्खा तो हो गया। श्रीवास्तव जी के साथ उसकी बातचीत कम से कम इतनी तो चलती ही है। श्रीवास्तव जी की पत्नी तो अवतार को अपनी सौतन कहकर बुलाती है, लेकिन प्यार भी बहुत करती हैं। श्रीवास्तव जी उम्र में भी अवतार से बड़े हैं, 5-7 साल तो बड़े होंगे ही। कट्टर मार्क्सवादी हैं, कभी कभी अवतार को भी बोर कर देते हैं। अवतार किसी वाद विवाद को नहीं मानता। इंसानियत उसका धर्म है और इंसानियत ही ज़िंदगी। वो स्वयं ना तो गुरुद्वारे अरदास करने जाता है और ना ही मंदिर में पूजा करने। अवतार की माँ सिख थीं और पिता हिंदू। माँ ने अवतार को सिख धर्म की सीख दी, लेकिन माता पिता दुर्गा के मंदिर भी उसी श्रद्धा से जाते थे जैसे कि गुरुद्वारे। घर में गुरु नानक और श्री कृष्ण जी के फोटो साथ साथ टंगे रहते। अवतार को भगवान कृष्ण के सिर में लगा मोर का पंख बचपन से ही आकर्षित करता था। हालांकि श्रीवास्तव जी के साथ वो न्यूज़ीलैंड के स्वामी नारायण मंदिर भी चला जाता और साउथ हॉल के गुरुद्वारे में लंगर भी खा आता, लेकिन श्रद्धा वाली कोई बात नहीं थी। श्रीवास्तव जी ने नई गज़ल लिखी है। वे जब जब कोई नई नज़्म या गज़ल कहते हैं, बेचारे अवतार पर जुल्म ही ढाते हैं। अवतार भी उनकी रचनाओं का आनंद उठाता है। दोनों दोस्त कभी कभी दोपहर को भोजन भी इकट्ठे कर लेते हैं। श्रीवास्तव जी अवतार के कंप्यूटर को हिंदी भी सिखाते हैं और गुरमुखी भी, लेकिन कंप्यूटर से सीख लेने के बावजूद अवतार कंप्यूटर के मामले में अपने को अनाड़ी ही पाता है। दोनों को जब कोई नया लतीफ़ा कहीं से सुनने को मिलता है तो दूसरे के साथ जल्दी से बांट लेते हैं। अवतार का तकिया कलाम रहता है, हाँ जी, कोल कोई खलोता ता नहीं, लो फिर ताज़ा ताज़ा हो जाए। दोनों दोस्त फिर देर तक हंसते रहते। श्रीवास्तव जी कभी भी अवतार से पिंकी के बारे में बातें नहीं करते। श्रीवास्तव जी का परिवार अवतार के जीवन में पिंकी के जाने के बाद ही आया। अवतार को अच्छा भी लगता है कि श्रीवास्तव जी ने कभी भी उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। उसे अपनी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। फ़ोन रख दिया है। श्रीवास्तव जी की नई नज़्म हैरो शहर पर लिखी गई है, वही सुना रहे थे। अवतार के दिमाग में 2 पंक्तियाँ अभी भी गूंज रही थीं। बाग में जिसने बना डाले भवन, तय करो उसकी फिर सज़ा क्या है। हाउंसलो ही की तरह हैरो की भी शक्ल बदल रही है। बदल तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत गई है। आज पिंकी बहुत याद आने लगी है। पिंकी और अनवर, भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, सभी उसके दिमाग को मथ रहे हैं। अचानक ये सब उसे अपने स्कूल में पहुंचा कर खड़ा कर देते हैं। फ़ोन की घंटी फिर बज उठी है। अवतार ने गिलास में विस्की डाल ली है। वो रोज़ाना शाम को विस्की के 2 पैग लेता है। जब कभी यादें सुकून से खिलवाड़ करने लगती हैं, वो 2 से 3 तक भी पहुंच जाता है। उसकी प्रिय विस्की है कुछ नहीं। जब पहली बार श्रीवास्तव जी ने इस विस्की के बारे में बताया था तो वो अपनी हैरानी नहीं छिपा सका था। कुछ नहीं? भला इस नाम की भी स्कॉच विस्की हो सकती है? श्रीवास्तव जी ने बताया था कि ये विस्की एक भारतीय मूल के व्यक्ति के दिमाग की उपज है। आप विस्की पियो तो भी कुछ नहीं पियोगे, और अगर नहीं पियोगे तब भी कुछ पी ही नहीं रहे। वैसे अब जीवन में कुछ बचा ही कहाँ था। जब से अनवर से दोस्ती टूटी है, विस्की ज़रूरत सी बन गई है। मुश्किल ये है कि जब अनवर की याद सताने लगती है तो विस्की पीकर बिना भोजन किए ही सो जाता है, किंतु अनवर को भुलाने की तमाम कोशिशें नाकामी रहती हैं, क्योंकि अनवर के साथ ही जुड़ी है पिंकी की यादें। भला अपनी ज़िंदगी को कोई कैसे भूल सकता है। आजकल मीट भी नहीं बनाता है, भला अकेले बंदे के लिए क्या भोजन पकाना। मीट खाना लगभग छूट ही गया है। स्कूली जीवन में भी मीट कहाँ खाता था। घर में माँ और पिता दोनों ही शाकाहारी थे। अवतार की बहन निम्मो भी शाकाहारी है। अवतार ने खुद भी लंदन आकर ही मीट खाना शुरू किया था, हालांकि जानता था कि इंसान को मीट नहीं खाना चाहिए। बहुत देर तक शाकाहार पर लेक्चर दे सकता था, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ बैठकर मीट खा लेता था। हाँ, एक बात तय थी कि ना तो वो गाय का मीट खाता और ना ही सूअर का गोश्त, तो ले देकर चिकन या मछली ही खा पाता था। स्कूल में भी एक दिन उसके दोस्त ने उसे मछली पेश की थी, मगर उन दिनों कहाँ खा सकता था मछली। मछली की महक से ही उबकाई महसूस हुई। तभी अचानक एक आवाज़ सुनाई दी थी।
अरे कहाँ पंडित जी को मछली खिला रहे हो? तुम सचमुच के सरदार तो हो ना, या खाली बस पगड़ी सजा रखी है सिर पर? ये आवाज़ थी सोफिया की। सोफिया भी 10वीं में पढ़ रही थी, वो भी विज्ञान की विद्यार्थी थी, फिर भी अवतार से अलग कक्षा में बैठती थी। सोफिया पढ़ रही थी बायोलॉजी यानी कि मेडिकल साइंस, और अवतार पढ़ रहा था मैकेनिकल और ज्योमेट्रिकल ड्राइंग यानी कि उसका लक्ष्य था इंजीनियर बनना। इसलिए विज्ञान के विद्यार्थी होने के बावजूद दोनों अलग अलग क्लास में बैठने को मजबूर थे। किंतु दोनों की क्लासों के कमरे कुछ इस तरह के कोण बनाते थे कि खिड़की में से दोनों एक दूसरे को निहार सकते थे, और दोनों यही किया भी करते थे। अवतार जरा झेपू किस्म का लड़का था और सोफिया दबंग। लड़कों वाले सभी काम सोफिया को ही करने पड़ते। यद्यपि अवतार सोफिया को प्रेम का संदेश कभी प्रेषित नहीं कर पाया, फिर भी स्कूल में दोनों को लेकर खुसर फुसर जरूर शुरू हो गई थी। डिंडोरची अरुण माथुर तो एक एक को बताता फिरता, बेटा देख लियो, सोफिया तो थोड़े दिनों में फूला हुआ पेट लेकर चलती दिखाई देगी। ये साला सरदार ऊपर से शरीफ बना फिरता है, खूब खेला खाया है। तुम क्या समझते हो छोड़ता होगा ऐसे माल को? गुरु पेल रहा है आजकल जोरों शोरों से। और सोफिया साली कौन सी कम है, लूट रही है मज़े, सरदार के साथ भी और नसीर सर के साथ भी। ऐश है लौंडी के, दोनों टाइप का मज़ा है गुरु। अवतार को ऐसी ओछी बातें कभी पसंद नहीं आई, वो चुप रह जाता। लेकिन सोफिया कहाँ चुप रहने वालों में थी। अबे जा तू, पेट फुलाऊंगी तो अपना, मज़े लेती हूँ तो मैं लेती हूँ, तू क्यों मरा जा रहा है? जानती हूँ तेरे बस का तो कुछ है नहीं, तू तो ढंग से पेशाब ही कर ले तो भी हो गई तेरी कमाई। माथुर की मर्दानगी पर चोट होती तो तिलमिला जाता, लेकिन ना तो वो स्वयं ही चुप होता और ना ही सोफिया। जब से पिंकी अनवर के साथ भाग गई है तब से अवतार को सोफिया की याद शिद्दत से सताने लगी है। कहाँ होगी, क्या करती होगी, कैसा परिवार होगा? उसकी शादी तो हायर सेकेंडरी के बाद ही हो गई थी, अब तो उसके बच्चे भी जवान होंगे। अवतार और पिंकी तो अपना परिवार भी शुरू नहीं कर पाए। जब से लंदन आया है अपने हाथ का बना या ढाबे का खाना खाने को अभिशप्त है। अवतार अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करता है। दोस्तों की एक लंबी सी फहरिस्त है। इंटीरियर डेकोरेटर का काम है अवतार का, दूसरों के घर सजाता है, लेकिन अपना घर नहीं बसा पाया। बेचैन हो उठा है अवतार, उठकर म्यूज़िक सेंटर के पास जाता है, शिव कुमार शर्मा का सीडी लगा देता है। संतूर की लहरियों पर दिमाग बेलगाम तैरने लगता है। स्कूल यूनिफॉर्म में सोफिया फिर सामने आ खड़ी हुई है। उसके पिता तो राष्ट्रपति भवन में ही काम करते थे, उसका तो घर भी वहीं प्रेसिडेंट्स एस्टेट्स में था। लंदन आने के बाद एक बार गया भी था वहाँ, अपना स्कूल देखने के बहाने गया था। अपने स्कूल को भुला पाना भी कौन सा आसान काम था। सोफिया जिस क्लास में बैठती थी, जिस कॉरिडोर में चलती थी, जहाँ पहली बार उसके हाथ में हाथ मिलाया था, वो सब उसकी यादों की धरोहर हैं। पता चला कि सोफिया के अब्बा रिटायर होकर जमुना पार किसी कॉलोनी में फ्लैट खरीदकर वहाँ चले गए हैं। अब तो असली दिल्ली जमुना पार ही बसती है। हालांकि वहाँ वाले पुराने लोग आज भी जब जमुना पार करते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं। अवतार ने अपने स्कूल को एक नया कंप्यूटर दान में दिया। आंखों में गीलापन लिए बस इतना ही कह पाया, सर इस स्कूल से इतना कुछ पाया है कि ये कर्ज तो कभी नहीं उतार सकता। अब तो प्रिंसिपल भी बदल गए हैं। उसके ज़माने में तो बेदी साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे। करीब 6 फुट लंबा कद, भरा हुआ शरीर, देखने में एकदम इटालियन लगते थे। पूरा स्कूल उनसे डरता भी था। आज प्रिंसिपल के कमरे के बाहर की तख्ती बता रही है ओम प्रकाश गुप्ता। तख्ती हिंदी में ही लगी है। बेदी साहब की शायद अंग्रेज़ी में थी। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है कि तख्ती किस भाषा में है, प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ही रहेगा। प्रिंसिपल के कमरे के सामने एक खाली स्थान था जहाँ कुछ फूलों के पौधे लगे थे। उसके बाद दूसरा बरामदा था और वहाँ था कंट्रोल रूम। उस कंट्रोल रूम के इंचार्ज हुआ करते थे सर R.K. सीम। सीम सर से एक बार पूछा भी था कि उनका सरनेम का अर्थ क्या है। वे बस मुस्कुरा कर रह गए थे। सीम सर ड्राइंग भी पढ़ाते थे और कंट्रोल रूम भी देखते थे। अवतार की आवाज़ बहुत सुरीली थी। स्कूल में जब सुबह की प्रार्थना होती थी तो अवतार ही मुख्य गायक की तरह पहले प्रार्थना शुरू करता, बाकी तमाम बच्चे उसके पीछे गाते।
अवतार जब जब असेंबली के सामने जाकर प्रार्थना शुरू करता, सोफिया उसे निहारती। शर्माता हुआ अवतार अपना काम करता जाता। यदि किसी दिन बरसात हो रही होती तो अवतार को कंट्रोल रूम से ही प्रार्थना की शुरुआत करनी होती। उस दिन उसे सोफिया की मुस्कुराहट कंट्रोल रूम के बेहिसाब बटनों में ही ढूंढनी पड़ती। सोफिया के लिए उस दिन प्रार्थना का कोई अर्थ ही नहीं होता। इस कंट्रोल रूम में इतने बटन लगे रहते कि इसके भीतर का माहौल खासा रहस्यमयी लगता था। यदि स्कूल की ओर से कोई घोषणा करनी होती तो कंट्रोल रूम से सीम सर या प्रिंसिपल वो घोषणा कर देते। यदि किसी क्लास में शोर हो रहा होता तो कंट्रोल रूम में उस क्लास की पूरी आवाज़ सुनाई दे जाती और फिर गूंजती सीम सर की आवाज़, क्लास 10th A, मॉनिटर कम टू द कंट्रोल रूम। इतना शोर क्यों हो रहा है? 10th A का मॉनिटर तो अवतार ही था, कई बार उसको भी बुलाया जाता था। वैसे उसकी अपनी क्लास की सुनीता भी उसे चाहने लगी थी। अपने घर मिंटो रोड लेकर भी गई थी। उस दिन वो घर पर अकेली थी, लेकिन अवतार को समझ नहीं आया कि सुनीता उसे अकेले अपने घर क्यों ले गई। अरे जब मम्मी पापा घर पर नहीं हैं तो मुझे आने को क्यों कहा? तुमको तो मैं स्कूल में ही मिल लेता हूँ। आज सोचता है तो अपने पर स्वयं ही हंसी आ जाती है। लेकिन अब सुनीता का पता नहीं कि वो कहाँ है। फ़ोन फिर बजा है। अचानक उसे एक शरारत सूझती है। सोचता है कि थोड़ी देर रॉन्ग नंबर पर ही बात कर ली जाए। फ़ोन उठाता है। हेलो हेलो, इज़ दैट अवतार सिंह? आवाज़ की भारतीयता को पहचानते हुए अवतार हिंदी में ही बोला, जी मैं अवतार सिंह ही बोल रहा हूँ। अवतार, मैं सोफिया बोल रही हूँ दिल्ली से। आवाज़ में घबराहट भरी तेजी थी। प्लीज़ मेरा नंबर नोट कर लो और मुझे दिल्ली फ़ोन करो, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अवतार ने यह भी नहीं पूछा कि कौन सोफिया और अभी बात क्यों नहीं कर पा रही। अवतार क्यों फ़ोन करे? बस कागज़ उठाया और फ़ोन नंबर लिखने लगा। फ़ोन क्लिक से बंद हुआ और अवतार फ़ोन हाथ में लिए ही खड़ा रह गया। कितने हक से सोफिया ने आदेश दे दिया था कि फ़ोन करो, और अवतार भी तो कुछ कह नहीं पाया। मन में द्वंद्व है कि फ़ोन करे या न करे। वो जानता है कि वो फ़ोन करेगा। सोफिया का फ़ोन हो तो वो कैसे वापस फ़ोन किए बिना रह सकता है? अवतार ने महसूस किया कि उसके हाथ काँप रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी किसी के व्यक्तित्व का इतना गहरा असर हो सकता है क्या? हो सकता हो या नहीं, किंतु हो तो रहा है। दिमाग सवाल पर सवाल पूछे जा रहा है। आजकल देखने में कैसी लगती होगी? कितने बच्चे होंगे? पति है या मर गया? कहीं मुझसे शादी तो नहीं करना चाहती? क्या मैं किसी मुसलमान औरत से शादी कर सकता हूँ? क्या अनवर और पिंकी की घटना के बाद वो किसी मुसलमान के प्रति कोमल भावनाएं महसूस कर सकता है? और अगर शादी हुई तो कैसे होगी? कोर्ट में या फिर निकाह? फिर अपने आप पर कोफ्त होने लगी। क्या बेहुदा बातें सोचने बैठ गया है वो। पता नहीं उसे क्या ज़रूरत आन पड़ी है। कहीं पैसे तो नहीं मांगेगी? क्या फ़र्क पड़ता है अगर मांग भी ले तो? कम से कम उससे बात तो होगी। पैसे देना या ना देना वो तो मुझ पर निर्भर करता है। अवतार ने एक नंबर कहीं लिख कर रखा है जहां भारत के टेलीकॉम कॉल 5 पैसे प्रति मिनट में हो जाती है। सोचा बात तो लंबी चलने ही वाली है। वैसे भी पिछले 2-3 वर्षों में टेलीफोन कॉल की दरों में भारी कमी आई है। 5 वर्ष पहले तो भारत फ़ोन करना एक गुनाह जैसा लगता था। 1 पाउंड 20 पैसे प्रति मिनट। दरें इतनी महंगी थी कि बात की चुभन जेब तक पहुंच जाती थी। स्कूली अवतार ने सोफिया का नंबर मिला ही लिया। फ़ोन का नंबर मिलाते मिलाते पिंकी, अनवर, श्रीवास्तव जी, सुनीता सभी धुंधले पड़ते जा रहे थे। अवतार को अर्जुन की तरह केवल सोफिया ही दिखाई दे रही थी। फ़ोन की घंटी बजते ही सोफिया ने फ़ोन उठा लिया। हेलो अवतार, फ़ोन करने में पूरे 5 मिनट लगा दिए। मैं घबरा रही थी कि तुम फ़ोन करोगे या नहीं। 5 मिनट का इंतज़ार तुमको इतना लंबा लगा? यहाँ तो एक ज़िंदगी ही निकल गई। अरे तुमको तो बोलना भी आ गया, फैंटास्टिक। मुझे तो डर था कि जो नंबर मुझे मिला है वो ठीक है या नहीं। कहाँ से लिया मेरा नंबर? वैसे कैसी हो? तुम्हारी आवाज़ तो आज भी वैसी ही है। अरे मेरा क्या पूछते हो, मैं तो कॉलेज तक भी नहीं पहुंच पाई। स्कूल के बाद ही मेरे कज़न से मेरी शादी हो गई थी। मेरे चाचा का ही लड़का था जावेद, द बास्टर्ड लेफ्ट मी विथ 2 किड्स। क्या छोड़ गया तुम्हें? अचानक रोशनी की एक लकीर अवतार की आंखों के सामने झिलमिला उठी।
हुआ क्या था? अरे उसे हमेशा से शक था कि मेरा किसी हिंदू लड़के से चक्कर है। वो बस उस लड़के को कोई नाम कोई चेहरा देने के चक्कर में था। गधे को पता नहीं कि हमने ज़िंदगी में बस एक ही लड़के को पसंद किया था और वो हिंदू नहीं था, सरदार था। अरे हिंदू और सरदार में कोई फ़र्क थोड़ी होता है। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारे चक्कर में था ही। वैसे चक्कर कोई अच्छा शब्द नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। तुम और प्यार? लल्लू थे तुम, याद नहीं वो बात? कौन सी बात? अरे जब तुम प्रिंसिपल के पास मेरी शिकायत लेकर गए थे और उसके सामने घिघिया रहे थे कि सर मुझे एक लड़की छेड़ती है, सोफिया हक, तो प्रिंसिपल ने क्या जवाब दिया था? हाँ, बेदी सर जोर से हंसे थे और बोले थे, अबे लल्लू, अगर वो छेड़ती है तो तू छेड़। बेवकूफ़, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती है? तू एक लड़की की शिकायत कर रहा है। हम इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आज तक हमें किसी लड़की ने नहीं छेड़ा। अरे तुम सचमुच 20वीं सदी के लड़के हो या विक्टोरियन एज के बचे हुए नमूने हो? तुमको एक बात बताऊं, तुम हमेशा बहुत शरीफ लगा करते थे। तुम्हारी पगड़ी इतनी स्टाइलिश बंधी होती थी कि मैं तो फिदा ही हो गई थी। वैसे एक बात बताओ, अगर मैं झेपू किस्म की चीज़ नहीं होता तो क्या होता? हमारी दोस्ती कहाँ तक पहुँच जाती? अरे वो माथुर याद है जो वो कहता था, बस वही हो जाता। मैं पेट फुलाए स्कूल में आती कि अवतार जी ने मेरे पेट में नया अवतार लिया है। हा हा हा। वैसे क्या तुम्हारा कभी जी नहीं चाहा कि आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लो? जी चाहने से क्या होता है, हिम्मत भी तो होनी चाहिए। मुझ में तुम्हारी वाली हिम्मत ही कहाँ थी। तुम्हें तो वो उषा याद है ना? कौन सी उषा? वही जो स्कूल के बाहर ही रहती थी, आर्ट्स में थी। वो मुकेश का गाना गाया करती थी, जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे कि अब ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है। हाँ जी, उस रोंदड़ को कौन भूल सकता है। बोलती थी तो लगता था कि अब रोई कि तब रोई। उसने 6 साल तक बस वो एक ही गाना सुना सुना कर बोर कर दिया। वैसे अवतार गाती ठीक थी वो। मुझे मुस्कुराए हुए तो एक ज़माना ही बीत गया है। जानती हो, उसने एक दिन मुझसे कहा था कि अवतार तुम कोई मॉडर्न नाम रख लो ना, आई विल कॉल यू एवी। अवतार बहुत पुराना सा नाम लगता है। तुम में जो सेक्स अपील है, नाम भी वैसा ही होना चाहिए। उसके बाद उसने मुझे हमेशा एवी कहकर ही बुलाया। मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो मुझे बुला रही है। वैसे रोंदड़ नहीं थी यार, अच्छी भली लड़की थी, सांवली भी थी। मुझे गोरे रंग के मुकाबले हमेशा सांवला रंग ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैंने भी नोट किया था कि तुमने ये बात स्कूल में 2-3 बार दोहराई थी। तुम्हें अपर्णा सेन बहुत अच्छी लगती थी, गोरी चिट्टी हीरोइनें नहीं। फिर इंग्लैंड में क्या करते हो? किसी गोरी मैम से चक्कर नहीं चला क्या? अरे हमारा क्या चक्कर चलना, एक शादी की थी वो भी नहीं संभाली गई, फिर से कंवारा बना बैठा हूँ। हाँ, अशोक बख्शी और नरेश मिले थे। दोनों ने बताया कि तुम उनसे कांटेक्ट रखते हो। उन्होंने बताया कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया या समथिंग लाइक दैट। हाँ, बख्शी और नरेश तो अब भी मिलते हैं, लेकिन बाकी की क्लास से तो कट ही गया। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हारे जावेद मियाँ का क्या हुआ? होना क्या था यार, बस शक्की दिमाग का आदमी था। मेरी गोद में 2 लड़कियां डालकर कहीं भाग गया। आजकल एक प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ, साला गुजारा तक ठीक से नहीं हो पाता। मैंने अपनी बड़ी वाली की तो शादी भी कर दी थी, लेकिन उसकी किस्मत मेरे से भी ज़्यादा ख़राब निकली। अरे तुम्हारी बेटी की भी शादी हो गई? शादी भी और विधवा भी, अब क्या बताऊँ तुम्हें। यार ये सुनकर तो लगने लगा है कि मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ। क्या हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे बच्चों की शादियाँ होने लगे? अपने यार को तो ये एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं। अवतार मियाँ, तुम भूल रहे हो कि मेरी शादी हायर सेकेंडरी पास करते ही हो गई थी। अभी तो 18 की भी नहीं हुई थी। जब शादी होगी तो सुहागरात भी होगी, और जब वो होती है तो पेट फूल ही जाता है। 2 बार फूला और 2 बार हवा निकलवा दी, वरना 4-4 को लेकर बैठी होती। हमारे मर्द भी तो जाहिल होते हैं, उनके लिए औरत बस इसी काम के लिए होती है। हर साल एक बच्चा बाहर निकाल दो, बेगैरत होते हैं सब। आई एम सॉरी सोफ़ी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वैसे तुम बोलती आज भी उतना ही बिंदास हो। जानते हो कितना जी चाहता था कि मुझे कोई सोफ़ी कहकर लिपटा ले अपने साथ। आज पहली बार किसी मर्द ने मुझे ये कहकर बुलाया है। लगता है अचानक नई नवेली दुल्हन बन गई हूँ। काश मैं भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा पाती, मुझ में भी थोड़ी नफासत आ जाती। मुझे तो नौकरी भी वैसी ही मिली हुई है जैसी किसी हायर सेकेंडरी पास टाइपिस्ट को मिल सकती है।
बस टाइपिंग सीख ली थी जो काम आ रही है। काम क्या करता था जावेद? जमादार था नामुराद, निकम्मा एक नंबर का। बाप के सिर पर खा रहा था और मुझे भी खिला रहा था। वो भागा तो उसके बाप ने मुझे और बच्चियों को भी निकाल बाहर किया। वैसे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूली थी, पर उन दिनों तुम्हारी बहुत याद आई। तुम हिंदू लोग अपने परिवार को कितना प्यार करते हो। नहीं सोफ़ी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान या फिर ईसाई। वैसे थोड़ी देर पहले तुमने मुझे सिख कहा था। अब देखो, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अनवर के साथ चली गई। उसे कोई मुसलमान पसंद आ गया। मैंने सुना है अब तो दोनों के 2 बच्चे भी हैं। या अल्लाह, तुम कैसे मर्द हो जी? अपनी बीवी को जाने दिया, 2 झापड़ नहीं लगाए उसे? सोफ़ी, घर बनता है प्यार से, विश्वास से। झापड़ से घर टूटते हैं, बनते नहीं। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तुम हिंदू लोग क्या अपनी पूरी तनख्वाह अपनी बीवी को दे देते हो? क्या घर का खर्चा वो चलाती है? हमारे पड़ोस में 2-3 पहचान वाली हैं। जब वो बात करती हैं तो जलन सी होती है। वो अपने मर्द के बारे में कितने हक से बात करती हैं। हमारे मर्द तो गिन गिन कर पैसे निकालते हैं दांत के नीचे से। मैं औरों की बात तो नहीं कह सकता सोफ़ी, लेकिन हमारे अपने घर में तो सारा खर्चा पहले दादी चलाती थीं, फिर माँ और यहाँ लंदन में पिंकी। हमें लगता है कि हम कमा कर थक जाते हैं, इसलिए खर्चे का हिसाब बीवी को करने देते हैं। बीवी घर की मालकिन जो होती है। अल्लाह करे कि हमारे मर्द भी तुम लोगों की तरह सोचने लगें। यहाँ तो मामला एकदम उलट ही होता है। कुछ बोलो ना, तुम चुप क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं, बस स्कूल के दिनों की बातें याद आ रही हैं। याद है हमने स्कूल में पहली हड़ताल कराई थी? मियाँ हमसे मत कहिए, वो हड़ताल तो पूरी तरह से आपके दिमाग की उपज थी और हड़ताल करवा कर खुद मेरठ भाग गए, डरपोक कहीं के। ऐसी बात नहीं है सोफ़ी, 3 दिन तक तो हम सब इकट्ठे ताल कटोरा गार्डन में नारे लगा रहे थे। पहली बार प्रिंसिपल सर से बात करने भी तो मैं ही गया था। वो तो मेरी नानी अचानक अस्पताल में भर्ती हो गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा, मगर वापस आकर सारा जिम्मा तो मैंने अपने सर ले लिया था। लेकिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था उन दिनों। तुम चाह रहे थे हायर सेकेंडरी के इम्तहान से पहले प्रिपरेटरी लीव मिले और मैं चाह रही थी कि आखिरी दिन तक स्कूल चले। इस तरह तुमसे आखिरी दिन तक मिल सकती थी। मैंने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं। मैं तो बस लीडर बना हुआ था। फिर माथुर और खन्ना ने मुझे मांस के झाड़ पर चढ़ा दिया था। मुझे भी लगने लगा था कि मैं कोई लीडर बन गया हूँ। अब सोचता हूँ तो हंसी आती है। तुम प्रिंसिपल के चहेते थे इसलिए बच भी गए, वरना वो छोड़ता नहीं। वैसे अपनी फेयरवेल याद है क्या? अरे उसे कौन भूलना चाहेगा। तुम्हारे साथ लिया गया ज़िंदगी का एक अकेला चुंबन। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि दाढ़ी वाले चेहरे पर किस कहाँ करूं। ज़बरदस्त करंट लगा था। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। अगर मैं ना हिम्मत करती तो ये यादगार पल भी हमारी ज़िंदगी में कभी ना आ पाता। इसीलिए तो मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाता। तुम वो पहली लड़की हो जिसको छूकर मुझे पता चला था कि औरत मर्द से कितनी अलग होती है, दोनों के मिलने से क्या फीलिंग होती है। और अब कितने तरह की कितनी औरतें तुम्हारे जीवन में आ चुकी हैं। घबरा सा गया अवतार। वैसे उसे सोफिया से ऐसे प्रश्न की आशा तो होनी ही चाहिए थी। अरे कहाँ सोफ़ी, हमारी ज़िंदगी में कहाँ ऐसी बहार है। एक थी, वो भी छोड़कर चली गई। घबराइए मत, इंशाअल्लाह जल्दी ही बाहरें लौट भी आएंगी। तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ पहली बीवी से? अरे पहली क्या और आखिरी क्या, हमारी ले देकर एक ही तो बीवी हुई। अभी बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं था कि बीवी डोली में बैठकर पराए घर चली गई। सुनो, 2-2 बच्चों के साथ तुम्हें मुश्किल तो होती होगी। बेटी इतनी कम उम्र में विधवा कैसे हो गई? क्या बताऊं दोस्त, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसका जोर चलता है। जल्दबाजी में बेटी की शादी कर दी। अपनी अम्मी की रिश्तेदारी में ही की थी। लड़का श्रीनगर में नौकरी करता था। सोचा कि लड़की को दिल्ली से दूर भेज दूं ताकि मनहूस बाप का साया भी न पड़ सके उसकी ज़िंदगी पर। लेकिन क्या बताऊं। बोलो ना, क्या हुआ फिर? वो लड़का तो आतंकवादी निकल गया। किसी गिरोह के साथ मिलकर दहशतगर्दी का काम करता था। एक दिन पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई और गोली लगी उसके दोनों कानों के ठीक बीच। वहीं सड़क पर ही ढेर हो गया। अभी तो बेटी को यह भी नहीं पता चला था कि शादी का मतलब क्या होता है और बेचारी बेवा भी हो गई। 3 महीने तो रही अपनी ससुराल। पुलिस की दरिंदगी से बचाने के लिए मैं उसे वापस दिल्ली ले आई। अब तो सब अल्लाह पर नज़रें टिकी हैं।
सोफ़ी, अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो कहो। तुम्हारी बेटी मेरी भी तो कुछ लगती है, उसका दुख मेरा भी तो दुख है। अरे, अब सब तुम्हें ही तो करना है, मैं तो थक सी गई हूँ। आंसू सोफिया के शब्दों के साथ टेलीफोन से बाहर आए जा रहे थे। रोते रोते सोफिया ने टेलीफोन बंद कर दिया। अवतार हेलो हेलो ही करता रह गया। अब सोफिया ने अवतार के दिलो दिमाग पर कब्जा बना लिया था। शाम को शराब के गिलास में जब पानी डाला तो लगा कि सोफिया के बदन पर होली का रंग डाल रहा है। कुछ नहीं में सब कुछ दिखाई देने लगा। दिमाग में बहुत से सवाल कुलबुलाने लगे। आखिर सोफिया मुझसे चाहती क्या है? क्या मुझसे विवाह करना चाहती है ताकि मैं उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठा लूँ? क्या मुझे इस लफड़े में पड़ना चाहिए? इतने वर्षों में ना जाने सोफिया कैसी औरत बन गई होगी। उसका दामाद तो आतंकवादी था, कहीं वो और उसकी बेटी भी। ये क्या बेहुदा बातें सोचने लगा है। लेकिन फिर इतने लंबे समय के बाद अचानक उसे मेरी याद क्यों आई? बात यही होगी, वरना ऐसे ही थोड़े मुझे फ़ोन किया। कुछ नहीं कि पैक की मात्रा में आज अतिरिक्त वृद्धि हो गई थी। 3 दिन बाद भी रुक नहीं पा रहा। अवतार लगातार पीता जा रहा है। आज पिंकी उसके सिस्टम में से निकल कर कहीं दूर चली गई है, जबकि अनवर का चेहरा धुंधला होता जा रहा है। बस एक ही चेहरा आंखों के सामने है, किंतु वो चेहरा भी क्या सचमुच का चेहरा है? जो आवाज़ आज टेलीफोन लाइन पर सुनाई दी थी, उसका चेहरा तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहने सोफिया का था। आज का चेहरा कहाँ है? रात बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लुढ़क गया था। साइड टेबल पर शराब का गिलास अभी भी आधा भरा पड़ा था। भारी सिर लिए सुबह उठा, लगभग घिसटता हुआ बाथरूम तक गया। सोफिया ने उसकी सपाट जिंदगी में अचानक हलचल मचा दी थी। उसकी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता होने लगी थी। अगर धर्म आड़े ना आ गए होते तो शायद ये लड़की उसकी अपनी बेटी होती। सोच बेलगाम होकर दौड़े जा रही थी। फ़ोन की घंटी फिर बजी। आज दुविधा बढ़ गई थी, फ़ोन उठाए या नहीं, कहीं सोफिया का ना हो। अभी निर्णय ले ही नहीं पाया था कि फ़ोन की आंसरिंग मशीन शुरू हो गई। किसी ने कोई संदेश नहीं छोड़ा। बस सोच रहा है किसका फ़ोन हो सकता है। क्या ये ठीक रहेगा कि वो सोफिया के फ़ोन की प्रतीक्षा करता रहे? सोफिया तो रोते रोते फ़ोन बंद कर गई। क्या ये उसका कर्तव्य नहीं बनता कि वो स्वयं आगे बढ़कर सोफिया को फ़ोन करे और उसके आंसू पोंछ दे? पूरे 24 घंटे बीत गए हैं। अपने आप को संयत करने का प्रयास कर रहा है अवतार। तय नहीं कर पा रहा है कि सोफिया के प्रति कैसा रवैया अपनाए। न जाने सोफिया इतने लंबे अरसे में किस किस तरह के लोगों से मुलाकात करती रही है। फिर एक गंदी सी सोच दिल में आती है, साले मुसलमान मेरी बीवी को ले गए हैं, मैं भी किसी मुसलमान लड़की के साथ घर बसा लूँ तो हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर अपने आप को ही डांट लगाता है। कितनी घटिया बातें सोचने लगा है। आज नहीं तो कभी तो प्यार किया था सोफिया से। अवतार तो बेगानों के बारे में ऐसी बातें नहीं सोचता। तो फिर तय करता है, ठीक है, मैं पहले फ़ोन नहीं करूँगा, लेकिन यदि सोफिया करेगी तो उसको प्रपोज कर दूँगा। टेलीफोन लाइन में फिर हलचल हुई। घंटी बजी। अपनी चिर परिचित आवाज़ में बोला, हाँ जी। वाह जी, लंदन में रहकर भी हाँ जी कहने की आदत अभी भी चल रही है। मान गए भाई। तुम फ़ोन रखो, मैं करता हूँ। कोई बात नहीं अवतार, आज तो कार्ड खरीद रखा है। कोई बात नहीं, कभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा। अभी फ़ोन रखो, मैं करता हूँ। सोफिया ने फ़ोन नीचे रखने से पहले कह ही दिया, मेरे सरदारा तू है बड़ा प्यारा। अब मुश्किल अवतार की थी। फ़ोन मिलाते हुए उंगलियां कांप रही थीं, दिल धड़क रहा था, फिर भी फ़ोन तो मिलाना ही था। फ़ोन मिला। हाँ बोलिए। कल हम क्या बात कर रहे थे? तुम कह रही थी कि सब कुछ मुझे ही करना है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि क्या करना है। बस मेरी पगली बेटी के लिए कुछ कर दो। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूँ तो? अब मेरी ऐसी उम्र कहाँ रह गई अवतार, अब तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। हम अपने लिए कभी भी जी पाएंगे क्या? देखो अवतार, अब हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तुम मेरी बेटी के बारे में सीरियसली सोचो। तुम बताओ क्या चाहती हो तुम? देखो, अगर उसको किसी तरह लंदन बुलवा सको और वहाँ सेटल करवा सको तो उस बिन बाप की बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी। वैसे निगोड़ी है तो BA सेकेंड ईयर पास, पूरी करने से पहले ही उसका निकाह जो हो गया था। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर यहाँ ब्रिटेन में आजकल कानून बहुत मुश्किल हो गए हैं। या तो लड़की प्रोफेशनल हो,
ऊंची पढ़ाई वाली या फिर किसी से शादी करके यहाँ सेटल हो सकती है। मैं अपने पहचान वालों से बात करके देखता हूँ, अगर कोई शादी के लिए लड़का मिल जाए तो। हेलो हेलो सोफ़ी, क्या तुम लाइन पर हो? हेलो। हाँ अवतार, सुन रही हूँ। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम तो मुझसे प्यार भी करते थे, तुम आजकल हो भी अकेले। भला तुम खुद ही मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा घर भी बस जाएगा और मेरी बेटी की ज़िंदगी भी सेटल हो जाएगी। तुम सुन रहे हो? अवतार को लगा जैसे टेलीफोन लाइन में बहुत घरघराहट सी पैदा हो गई है। उसे सोफ़ी की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। उसने टेलीफोन बंद कर दिया। अभी आप सुन रहे थे तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी टेलीफोन लाइन। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मुबारक हो, शुभ हो, मंगलमय हो।